अंकिता को न्याय दिलाने के लिए महापंचायत वीआईपी के नाम के खुलासे पर अड़े प्रदर्शनकारी। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग एक बार फिर तेज, थराली विधायक ने किया पुरजोर समर्थन। धर्मनगरी हरिद्वार में शारदीय कांवड़ यात्रा का आगाज, प्रशासन ने कसी कमर। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को बड़ा झटका, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने थामा भाजपा का दामन। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अंजलि रावत। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में गैरसैंण को अस्थायी राजधानी बनाने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। इस मांग के समर्थन में पूर्व आईएएस विनोद रतूड़ी के जन चेतना अभियान के बाद अब थराली विधायक भूपाल राम टमटा ने भी इसका पुरजोर समर्थन किया है। विधायक का मानना है कि गैरसैंण को पूर्णकालीन राजधानी घोषित करने से न केवल पहाड़ का विकास होगा बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। अभी जो पिछली बार जो हमारे यहाँ बहुत बड़ी आपदा आई थी थराली विधानसभा के अंतर्गत, चाहे वो नंदानगर का इलाका हो, चाहे देवाल का हो, चाहे थराली चेपड़ों का हो, तो कहीं न कहीं उससे भी हमारा क्षेत्र काफ़ी आपदा से प्रभावित रहा है। और हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद आपदा ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया था और तत्काल प्रभाव से जिला प्रशासन हो, तहसील प्रशासन हो, उनके द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कहीं न कहीं लोगों को राहत देने का जो काम किया था। और आजकल पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना का जो कार्य चल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ कैजुअल्टी भी हुई थी, बहुत सारे मकानें क्षतिग्रस्त हो गई थी, पुल क्षतिग्रस्त हो गए थे, हमारी सड़कें बहुत ज़्यादा, छोटी पुलिया, रास्ते, तमाम चीज़ें हमारी आपदा से प्रभावित हुई थी। तो आजकल उन पर काम चल रहा है और मैं समझता हूँ कि चूँकि इतने बड़े भूभाग में आपदा का आना, उस पर निर्माण कार्यों का जो होना, ये कहीं न कहीं इसमें थोड़ा सा हमको और अधिक मेहनत की ज़रूरत है कि हम लोगों के बीच जो लगातार संवाद बना हुआ है, तो लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आज हमारी सरकार ने जो सबका साथ सबका विकास। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हालिया बजट को भारत की आर्थिक तकदीर बदलने वाला बताया है। आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 2014 के मुकाबले देश का बजट करीब 187% बढ़कर 41 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। पुरी के मुताबिक भारत $11वें स्थान से छलांग लगाकर अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, जिसकी जीडीपी $4.3 ट्रिलियन है। Gross, this is for this year's budget. This year's budget, the gross tax revenue is 44.04 lakh crore, or revenue expenditure core is 41.25 lakh crores. Capital expenditure is 12.22 lakh crore. Total expenditure 43.47 lakh crore आता है। और हमारा जो मैंने आपको ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू 44.04 लाख करोड़ बताया, स्टेट्स का शेयर इसमें 15.26 लाख करोड़ है। नेट टैक्सेस विद सेंटर। मैं आपको एक काम करता हूँ, इसकी मैं एक कॉपी जो है ना आपको, कैन वी शेयर इट ऑन दिस, ये करा के इसकी कॉपी आपको दे देंगे, बिल्कुल स्पष्ट होगा। देखिए, मेरा ये मानना है, आप पंजाब केसरी से, मेरा मानना है कहीं भी सेंट्रल बजट प्लानिंग में बेसिक फिगर जो होती है ना, वो अपने आप में कहानी बताती है। अगर आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एस्टिमेट 187% इंक्रीज हुआ है 2014 से आज तक, वो भी कहानी है। कैपेक्स आपका 433% इंक्रीज हुआ। कैपेक्स मैंने इसलिए बताया और उसमें मैंने कम समय दिया क्योंकि कैपेक्स एक श्योर इंडिकेटर है। जैसे मेरे विभाग में पेट्रोलियम नेचुरल गैस में अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में ऊर्जा की यूटिलाइजेशन बढ़ रही है तो आप मान के चलिए इकोनॉमी इज डूइंग वेल। अगर कहीं ऊर्जा की जो किस अलग अलग किस्म की हो सकती है, लेकिन पहले क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल, अब हम एथेनॉल करते हैं, हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ सोलर, नेचुरल गैस। अगर एनर्जी ओवरऑल बढ़ रहा है, इसका मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है मतलब लोगों को रोजगार मिल रहा है, सब इंक्रीज कर। उत्तराखंड में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को बड़ा झटका लगा है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस, सपा, बसपा और यूकेडी के दिग्गज नेताओं समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया। शामिल होने वालों में पौड़ी नगर पालिका अध्यक्ष हेमानी नेगी और कांग्रेस के युवा प्रवक्ता अमनप्रीत जैसे प्रमुख नाम रहे। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि पीएम मोदी और सीएम धामी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर लोग जुट रहे हैं और आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़ने वाली है। नहीं, आपको गलत
इन्फॉर्मेशन है। मैं कांग्रेस में कभी थी ही नहीं। हाँ, मैं भाजपा में ही थी और घर वापसी हुई है मेरी आज। जी हाँ, कुछ पर्याय कारण थे जिनकी वजह से कि पार्टी इस चुनाव में हमने छोड़ी थी और आज घर वापसी हुई है क्योंकि काम अच्छे चल रहे हैं। और जैसा सभी लोग जानते हैं कि यदि अपने क्षेत्र का आपको विकास करना है तो आपको सत्ता में रहना पड़ेगा और सत्ताधारी जो पार्टी है उसके साथ मिलकर के चलना पड़ेगा। तो यही कारण है कि आज हम दोबारा से भाजपा में शामिल हुए। मेरा नाम अमनदीप सिंह बत्रा है और मैं कांग्रेस में प्रदेश प्रवक्ता के रूप में कार्यरत था और मैं देहरादून का रहने वाला हूँ। राजपुर विधानसभा मेरी विधानसभा पड़ती है। आपने किस कारण से कांग्रेस छोड़ी और भाजपा ज्वाइन की? क्या देखा आपने? देखिए, सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस और बीजेपी में फर्क यही है, सबसे बड़ा संगठन का जो फर्क है वो बहुत बड़ा है। और दूसरी बात, जिस प्रकार से पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश उत्तराखंड अग्रसर है और उसी के मद्देनजर आज मैं भाजपा का दामन मेरे युवा साथियों ने एवं मेरे साथ कुछ महिलाओं ने थामा है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के गढ़वाल मंडल के सभी जिलों से अनेकों कांग्रेस, बीएसपी, कुछ लोग सपा के भी हैं और यूकेडी, ऐसे दलों को छोड़कर बड़ी संख्या में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी सत्ता ग्रहण की है, जिनमें नगर पालिका पौड़ी की अध्यक्ष बहन नेगी हमारे बीच में बैठी हुई हैं, हिमानी नेगी जी, और हमारे भाई हमारे केसर सिंह जी पहले जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे पौड़ी जिले के, इन्होंने सत्ता ली है। और अभी हमको देखा होगा अनेकों जगह, क्योंकि आपकी पौड़ी के लोग सामने बड़ी संख्या प्रधान, बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी सत्ता ग्रहण की है। ये अभियान हमारा प्रारंभ हो चुका। मैंने जब इससे पहले सत्ता का कार्यक्रम था तो मैंने उस दिन कहा था कि अब दरवाजे खुले हैं और ये दरवाजे तब तक खुले हैं जब तक कि आचार संहिता विधानसभा की नहीं लगती है। इस बीच बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़ने की बात करते हैं, लेकिन पार्टी नेतृत्व से बात करने के बाद हम तिथि को तय करते हैं, उसी तिथि पे सबकी सत्ता होती है। आज हजारों की संख्या में ऐसे जनप्रतिनिधियों ने, दूसरे दलों के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ग्रहण की है। हमारे सभी विधायकों के द्वारा भी अपने क्षेत्र से ऐसे लोग, जो लोग लंबे समय तक कांग्रेस में रहे लेकिन अब क्योंकि देश के विकास में वो अपना योगदान देना चाहते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में वो बीजेपी के में आना चाहते हैं, ऐसे सब लोगों को हमने सत्ता देने का काम किया है। उत्तराखंड में 15 फरवरी से शुरू हो रहे फॉरेस्ट फायर सीजन को लेकर वन विभाग हाई अलर्ट पर है। जानकारी देते हुए मुख्य वन संरक्षण सुशांत कुमार पटनायक ने बताया कि वनाग्नि से निपटने के लिए प्रदेश भर में 1438 क्रू स्टेशन तैयार किए गए हैं और 13,000 किलोमीटर फायर लाइन की सफाई जारी है। जैसे आपको पता है कि प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी से ऑफिशियली वनाग्नि काल की शुरुआत माना जाता है, 15 फरवरी से 30 जून तक। परंतु उससे पूर्व हमारी पूरी प्रिपेयर्डनेस है, तैयारी है वन विभाग की। इसके तहत हमारे क्रूज स्टेशंस 1438 एस्टेब्लिश कर रखे हमने किया हुआ है। जो फायर वॉचर्स को योजित किए जाना है उसके बारे में भी प्लानिंग हो रही है, उनकी इंश्योरेंस की जाएगी फायर वॉचर्स की, जो 15 फरवरी से रखे जाएंगे। हमारी स्टाफ की तैनाती निर्धारित स्थल पर पूर्ण रूप से वन प्रभागों द्वारा नेशनल पार्क सेंचुरीज में कर लिया गया है। जो हमारी फायर ड्रिल है, कंट्रोल वार्निंग और प्लांटेशन एरियाज़ की सुरक्षा के लिए जो कंट्रोल वार्निंग की एक्टिविटीज़ होती है वो सब कार्रवाई भी चल रही है। मूल रूप से हमारे वन क्षेत्र में लगभग 13,000 किलोमीटर की फायर लाइन है, कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल और वाइल्ड लाइफ जोन में। इन फायर लाइनों की साफ़ सफाई की कार्रवाई भी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में जहाँ जहाँ हरे पेड़ हैं जिनको काटने की ज़रूरत है फायर लाइन क्लियरेंस के लिए, उस दिशा में लॉट्स बनाते हुए वन प्रभाग द्वारा फॉरेस्ट कॉर्पोरेशंस को दिया जा रहा है। तो जो प्रिपेयर्डनेस है, इंस्टीट्यूशनल और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर्डनेस, वो हम पूरी कर लिए हैं। जो कम्युनिटीज़ है, समुदाय है, जन समुदाय है, वन पंचायतें, स्वयं सहायता समूह, महिला मंगल दल, युवक मंगल, इनको भी हमारी वनाग्नि सुरक्षा में जोड़ने की दिशा में हम कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग के प्रोग्राम समय समय पर करते आ रहे हैं। देहरादून में स्वामी दर्शन भारती ने अंकिता हत्याकांड को लेकर बड़ा बयान दिया है। एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ स्वार्थी तत्व इस केस की आड़ में देवभूमि का माहौल बिगाड़ने और युवाओं को भड़काने की साजिश रच रहे हैं। मैं देखिए एक बात सुनो, जिन लोगों को पुलिस पर भरोसा नहीं, जिन लोगों को एसआईटी भरोसा नहीं, जो लोग हैं, जिन लोगों को न्यायपालिका पर भरोसा नहीं, अब उनके सामने सीबीआई भी आ गई है। अब उस सीबीआई पे भरोसा नहीं तो सब क्या किया जाए? मैं क्या कर सकता हूं?
मैं तो एक छोटा सा व्यक्ति हूं इस प्रदेश का। प्रदेश के लिए जो कुछ मैंने करना था, उस बेटी की आवाज को आगे लाया। उसके लिए मुझे बहुत प्रताड़ित, मानसिक प्रताड़ित हुआ। जितना मैं हुआ उतना कोई नहीं हुआ होगा। सब राजनीति कर रहे, खा रहे पी रहे, प्रताड़ित मैं हुआ और आज भी प्रताड़ित हूं, इसलिए मुझे प्रेस करनी पड़ी। देहरादून का परेड ग्राउंड आज अंकिता भंडारी न्याय महापंचायत का गवाह बना। अंकिता को न्याय दिलाने के लिए सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और स्थानीय लोग सड़कों पर उतरे हैं। हालांकि सीबीआई ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मोर्चा अब भी उस कथित वीआईपी के नाम का खुलासा करने की मांग पर अड़ा है। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि जब तक पर्दे के पीछे छिपे प्रभावशाली नाम सामने नहीं आते, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, आज महापंचायत करने का जो उद्देश्य है वो स्पष्ट है। हम चाहते हैं कि जो वीआईपी इस मामले में संलिप्त हैं उनको केंद्र में रखकर जांच हो। 2 लोगों के नाम सामने आए थे, दुष्यंत कुमार गौतम, अजय कुमार, उनको जांच के दायरे में शामिल किया जाए। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में पूरे सीबीआई जांच करे, ये मुख्य तौर पर मांग कर रहे हैं। क्योंकि सबूत जिन लोगों ने मिटाए हैं, जिन लोगों ने पूरी जांच को प्रभावित किया, वो सब लोग जांच के दायरे में शामिल होने चाहिए। इसको लेकर हम लोग आज लगातार इसको लेकर एक बड़ा संघर्ष चल रहा है और आज महापंचायत आयोजित कर रहे हैं। और मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है। जिस तरह से इस लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश भी हो रही है, सरकार अपनी तरफ से साजिश भी करे, इसके बावजूद लोगों के अंदर एक टीस है कि अंकिता बहन को न्याय मिलना चाहिए, इस राज्य की महिलाएं, बेटियां, बहनें सुरक्षित रहनी चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आम जनता को ये सोचना चाहिए कि उनकी बहन बेटियां तभी सुरक्षित रहेंगी जब हम सड़कों पर अपनी महिलाओं के, बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लड़ेंगे। तो सभी से अनुरोध है कि इस लड़ाई को मजबूती से लड़े। इस लड़ाई में आप लोग शामिल। देखिए, वीआईपी का जब संबंध अगर रसूखदार लोगों से है, सत्ता से है, तो फिर सत्ता पर सवाल और उसकी जांच पर सवाल उठना जायज सी बात है। ये अभी तक तथ्य जो छुपाए गए हैं, जो सबूत और साक्ष्य मिटाए गए हैं, पहले दिन से आज तक 3.5 सालों में अंकिता भंडारी हत्याकांड में जिस तरह का झोल नजर आ रहा है, जिस तरह से सब कुछ नष्ट करने का प्रयास सत्ता के द्वारा किया गया है, उसकी वजह से यह आक्रोश आज महापंचायत में बदला है। सीबीआई जांच की बात कहने के बावजूद लोगों को संतुष्टि नहीं मिल रही है कि अंकिता को न्याय मिल पाएगा, क्योंकि पहले दिन से हम देख रहे हैं कि बुलडोजर चलाया गया, उसका बिस्तर स्विमिंग पूल में फेंका गया, 2 बार आगजनी वहां हो गई। तो कुल मिलाकर ये सत्ता के संरक्षण का और सिस्टम की क्रूर विफलता का जीता जागता उदाहरण है अंकिता भंडारी हत्याकांड। और अंकिता केवल एक लड़की नहीं थी, वो उत्तराखंड की बेटी होने के साथ साथ ये पूरा मामला उन अनेक बच्चियों का है जो अपने घर से काम करने के लिए निकलती हैं, आत्मनिर्भर होने के लिए निकलती हैं। अगर आज उत्तराखंड का समाज एकजुट एकमुठ नहीं हुआ और आज खड़ा नहीं हुआ अंकिता भंडारी के न्याय के लिए, तो आने वाले दिनों में ऐसे और हत्याकांडों की पुनरावृत्ति होगी। आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल पूछेंगी कि आप लोग कहाँ सोए हुए थे जब सत्ता इस तरह से दमन कर रही थी और सारे साक्ष्यों को मिटा रही थी। देखिए, ये तो लड़ाई लंबी है। हम तो राज्य आंदोलन के दौर से ये गीत गाते रहे कि लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है बहना ये तो लंबी लड़ाई है। लेकिन जीतने के लिए मशाल जलाई है, जीतने के वास्ते मशाल जलाई। ये अंकिता भंडारी के प्रकरण में भी न्याय की लड़ाई काफी लंबी है। 3 साल हो चुके हैं, अभी भी वीआईपी का खुलासा होना बाकी है। और ये जो सीबीआई जांच की संस्तुति हुई, इसमें 2 बिंदु हमारे हैं जिन पर हमको आपत्ति है। पहली बात यह कि सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए, अन्यथा उसका वही हश्र होगा जो एसआईटी जांच का हुआ। दूसरी बात यह कि सीबीआई जांच के लिए जिनकी शिकायत को आधार बनाया गया है डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, वो पूरी तरह सरकार प्रायोजित व्यक्ति हैं और इसलिए उनका कोई मतलब नहीं है इस पूरे मसले से। पिछले 3 साल से उन्होंने कभी एक शब्द इस मामले में नहीं कहा। तो उनको यदि शिकायतकर्ता बनाया गया है तो ये अपने आप में संदेह पैदा करता है। सरकार की तरफ से इस बात का कोई जवाब नहीं है कि माता पिता को छोड़ करके एक ऐसे व्यक्ति को जिसका इस मामले से कोई सरोकार नहीं, उसको शिकायतकर्ता क्यों बनाया गया। तो ये जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, जिसकी कोई व्याख्या नहीं, वो षड्यंत्र है।
तो जब तक ये सारे षड्यंत्र बेपर्दा नहीं हो जाते और जब तक वीआईपी जो लोग कहे जा रहे हैं वो जेल की सलाखों के पीछे नहीं होते, तब तक तो आंदोलन चलता रहेगा, लड़ाई चलती रहेगी। धर्मनगरी हरिद्वार में शारदीय कांवड़ यात्रा का आगाज हो गया है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व के लिए शिव भक्तों का हरिद्वार पहुंचना शुरू हो चुका है। हालांकि प्रशासन को 10 फरवरी से भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। कांवड़ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस ने रूट प्लान लागू कर दिया है और भारी वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी है। खासकर बिजनौर और मुरादाबाद रूट से आने वाले शिव भक्तों की सुविधा के लिए NHAI के साथ मिलकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। विधिवत रूप से सरदी कांवड़ स्टार्ट हो चुका है। संपूर्ण सरदी कांवड़ में जो पुलिस व्यवस्थाओं के प्रभारी SP सिटी को बनाया जा चुका है, जिनके निर्देशन में, उनके नेतृत्व में हरिद्वार पुलिस इस सरदी कांवड़ को पूरा करने का जिम्मा उठाएगी। इसमें जो हमारी पार्किंग के अरेंजमेंट्स हैं, हमारे भीड़ नियंत्रण की जितनी भी हमारी टैक्टिक्स हैं वो सभी यूज़ की जाएंगी। हमारा जो फोर्स है वो भी इसमें डिप्लॉय किया गया है। मैं पूरे कांवड़ यात्रा के दौरान मैं कोशिश करूंगा कि हरिद्वार पुलिस लगातार सभी जितने भी यहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ पर माँ गंगा से गंगा जल लेके जाएंगे, सभी की यात्रा सफल हो और उनकी किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसका हम लोग। शक्ति फार्म के टैगोर नगर में एक 32 वर्षीय युवक की मौत से हड़कंप मच गया। वार्ड नंबर 1 निवासी राजू बाइन, जो कल शाम से लापता था, उसका शव आज सुबह किशनपुर रेंज के जंगल में पेड़ से लटका मिला। सूचना मिलते ही लालकुआं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कुछ भी नहीं थे, सुबह काम पे गए यहाँ से घर से सही सलामत, उसके बाद वापिस आए नहीं है। फिर रात गुजर गए तो अड़ोस पड़ोस के लोगों से बता रहे थे कि वो आया नहीं है, क्या हुआ उनके चाचा से। फिर वो लोग खबर लिया है कि आया क्यों नहीं है, क्या बात है, तुमसे क्या लड़ाई हुआ था। तो वो जो उनका जो वाइफ है वो बता रहे नहीं, लड़ाई तो नहीं हुआ है। फिर तलाश लगाए, तलाशी के बाद जंगल में मिला उनको और किस्त लिया है। अब पता नहीं उसी वजह से लगा है, क्या करा वो तो घर वालों को पता ही नहीं हो रहा है कि क्या हुआ है। ये है। फिर उसके बाद गांव वाला सब गए उनको तलाशी लेने, अब जाके देखा जंगल में फांसी लगा लिया है। क्या नाम था? नाम राजू बाइन। उत्तराखंड की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।